नमस्कार। आज हम जीवन के एक सबसे बुनियादी और दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। आखिर कोशिकाएं यानी सेल्स विभाजित कैसे होती हैं? यही वो प्रक्रिया है जो एक अकेली कोशिका को खरबों में बदल देती है और हम सबको बनाती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सोचना वाकई में हैरान करने वाला है ना? कि हम सभी की शुरुआत बस एक कोशिका से होती है। तो फिर वो एक अकेली कोशिका एक पूरे इंसान में तब्दील कैसे हो जाती है? इसका जवाब छिपा है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की एक शानदार प्रक्रिया में। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले जीवन की संहिता मतलब उसके बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल को समझना होगा। अच्छा, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है और हर कोशिका के अंदर होता है डीएनए। अब इस डीएनए को एक तरह की निर्देश पुस्तिका समझिए, जिसमें किसी भी जीव को बनाने की सारी जानकारी मौजूद होती है। और ये सारी जानकारी बहुत करीने से गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स में पैक होती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर प्रजाति में क्रोमोसोम्स की संख्या फिक्स होती है। जैसे एक गोल कृमि या राउंड वर्म में सिर्फ 4 होते हैं, तो वहीं एक कुत्ते में 78 होते हैं। ये हर प्रजाति का एक अनोखा जेनेटिक सिग्नेचर है, उसकी अपनी पहचान। और हम इंसानों के लिए वो जादुई नंबर है 46। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 के जोड़ों में सजे होते हैं। इनमें से एक सेट हमें अपनी मां से मिलता है और दूसरा पिता से। तो जब किसी कोशिका में क्रोमोसोम्स की ये 2 पूरे सेट होते हैं, एक मां से और एक पिता से, तो उसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं डिप्लॉइड या द्विगुणित। हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं डिप्लॉइड ही होती हैं, जिनमें पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसका ठीक उल्टा भी होता है, जिसे हैप्लॉइड या अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक ही सेट होता है, मतलब 23, जोड़ों में नहीं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये खास कोशिकाएं प्रजनन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, एक कोशिका से खरबों कोशिकाओं वाला शरीर बनता कैसे है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कोशिका विभाजन के पहले प्रकार की, जिसे कहते हैं समसूत्रण या माइटोसिस। माइटोसिस को आप ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर की एक परफेक्ट फोटोकॉपी मशीन है। इसका बस एक ही काम है, कोशिकाओं की हूबहू एकदम सटीक कॉपी बनाना, ताकि हम बढ़ सकें, हमारा विकास हो सके और चोट लगने पर शरीर खुद को ठीक कर सके। ये प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। एक पेरेंट सेल यानी जनक कोशिका खुद को विभाजित करती है और उससे 2 बिल्कुल एक जैसी डॉटर सेल्स यानी संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले पेरेंट सेल अपनी डीएनए की एक कॉपी बनाती है ताकि उसके पास हर चीज के 2 सेट हो जाएं। फिर ये क्रोमोसोम्स बीच में लाइन अप होते हैं और कोशिका ठीक बीच से 2 हिस्सों में बंट जाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर नई कोशिका को डीएनए का एक पूरा सेट मिले। तो सबसे जरूरी बात क्या है? माइटोसिस का अंतिम नतीजा है 2 ऐसी डॉटर सेल्स जो जेनेटिक रूप से अपनी पेरेंट सेल की कार्बन कॉपी होती हैं। दोनों डिप्लॉयड होती हैं, मतलब दोनों में 46 क्रोमोसोम्स का पूरा सेट मौजूद होता है। ठीक है, तो माइटोसिस हमारे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन प्रजनन का क्या? अगली पीढ़ी के लिए तो हमें जेनेटिक रूप से अनोखी संतान बनानी होती है। और यहीं पर कोशिका विभाजन का दूसरा प्रकार अर्धसूत्रण या मियोसिस अपना रोल निभाता है। अगर माइटोसिस एक फोटोकॉपी मशीन थी, तो मियोसिस को एक शेफ समझिए जो हर बार एक नई और अनोखी रेसिपी तैयार कर रहा है। ये खास यौन कोशिकाएं बनाता है जिन्हें गैमेट्स कहते हैं और इनमें जेनेटिक जानकारी सिर्फ आधी होती है। और मियोसिस के दौरान एक कमाल की चीज होती है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें होता ये है कि क्रोमोसोम्स के जोड़े आपस में जेनेटिक जानकारी के छोटे छोटे हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो जीन्स को आपस में मिला देती है और पक्का करती है कि हर गैमेट अनोखा हो। और यही वजह है कि आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़कर कोई भी 2 भाई बहन कभी भी एक जैसे नहीं होते। तो मियोसिस का जो नतीजा है वो माइटोसिस से बिल्कुल अलग है। यहाँ हमें 4 अनोखी डॉटर सेल्स मिलती हैं और उनमें से हर एक हैप्लॉइड होती है, मतलब हर एक में क्रोमोसोम्स का सिर्फ आधा सेट यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए अब इन दोनों प्रक्रियाओं को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं ताकि इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाए। देखिए, शुरू तो दोनों एक ही जगह से होती हैं, डीएनए की कॉपी बनाने से, लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं।
माइटोसिस में सिर्फ एक बार विभाजन होता है, जिससे दो एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ मियोसिस में 2 बार विभाजन होता है, जिसका नतीजा होता है 4 अनोखी कोशिकाएं, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। इस टेबल से पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। मकसद, माइटोसिस का मकसद है ग्रोथ और रिपेयर, मियोसिस का मकसद है प्रजनन। विभाजन कितनी बार? माइटोसिस में 1, मियोसिस में 2। नतीजा, माइटोसिस से मिलती हैं 2 एक जैसी डिप्लॉइड कोशिकाएं और मियोसिस से 4 अनोखी हैप्लॉइड कोशिकाएं। यह सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही अहम फर्क है। अब सवाल यह है कि ये सारी जानकारी हमारे लिए मायने क्यों रखती है? चलिए एक बहुत ही आधुनिक मेडिकल तकनीक पर नजर डालते हैं जो इन्हीं सिद्धांतों पर काम करती है। हमारी कोशिकाओं के अंदर ना छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इनका अपना डीएनए भी होता है। ये डीएनए हमें सिर्फ हमारी मां से मिलता है। लेकिन तब क्या हो जब इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई खराबी हो, जिससे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? यहीं पर काम आती है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एमआरटी। ये एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है। इसमें वैज्ञानिक मां के अंडे से न्यूक्लियस यानी केंद्रक को निकालते हैं, जिसमें सारी जेनेटिक जानकारी होती है। फिर वे उस न्यूक्लियस को एक स्वस्थ डोनर के अंडे में डाल देते हैं, जिसका अपना न्यूक्लियस पहले ही निकाल दिया गया होता है। और आखिर में इस नए तैयार अंडे को पिता के स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है। और नतीजा होता है एक ऐसा बच्चा जिसके पास 3 लोगों का जेनेटिक मटेरियल होता है, मां और पिता का मुख्य डीएनए और डोनर का स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हालांकि इसे 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि लगभग 20,000 जीन्स में से सिर्फ 37 जीन्स ही डोनर से आते हैं। ये तकनीक बच्चे को एक खतरनाक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से बचा लेती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हम जीवन की इस संहिता को बदलने में माहिर होते जा रहे हैं, जेनेटिक बीमारियों को खत्म करने की यह क्षमता भविष्य में और क्या-क्या संभव कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बायोलॉजी और नैतिकता दोनों की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर सोचिए।